हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कराची तैयारा हादसा और इसकी तहकीकात में पेशरफ्त की, साथ ही साथ अपनी तज्जियाकारों की राय जानेंगे। चांद पर, ईद के चांद पर फिर से तनाज़ा खड़ा हो गया है और सबसे पहले हम प्रोग्राम में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान की जमानत मंजूरी के तफसीली फैसले को जारी किया था और उसमें रिमार्क्स दिए थे उसकी। तो इस फैसले में, तफसीली फैसले में नैब की जानिबदारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से सवालात उठाए हैं और ऐसे मामलात की निशानदही की है जो हुकूमत और कानून साजों की संजीदा तवज्जो के तलबगार और लम्हा फिक्रियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक तरफ तो लोगों को बरसों महीनों जेल में सड़ाया जाता है, दूसरी तरफ बड़े बड़े माली इल्जामात पर भी कुछ नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि ट्रायल से पहले या दौरान ट्रायल गिरफ्तारी जुल्म और अजियत का बायस है। ख्वाजा साद रफीक ने इस हवाले से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब का कोई जवाज नहीं है, पार्लियामेंट को एहतसाब का कोई नया इदारा बनाना चाहिए। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुफ्तगू की आज और कहा कि नैब इंतकामी इदारा है, इसे खत्म कर देना चाहिए और अगर चेयरमैन नैब में शर्मो हया है तो वो इस्तीफा दे दें और घर चले जाएं। ऑपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की रोशनी में हमने आज का बुनियादी सवाल कुछ यूं रखा है पैनलिस्ट के सामने। आज के सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद क्या नैब को बंद कर देना चाहिए या फिर सजा से पहले गिरफ्तारी के इख्तियारात को खत्म कर देना चाहिए? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारा साथ देंगे। शहजाद इकबाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या जो पहले हब्से बेजा में रखना, सजा से पहले, फैसले से पहले गिरफ्तारी करना, उसको खत्म करना चाहिए या फिर ऑल टुगेदर नैब को ही खत्म कर देना चाहिए? देखिए, एहतसाब का इदारा तो रहना चाहिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ पे आपको पता है कि हर सतह पे करप्शन होती है और ये सिर्फ सियासतदानों की करप्शन नहीं है, हर लेवल पर है। ब्यूरोक्रेट्स तो अब तो आपको पता है कि कोई भी इदारा हो वहाँ पे आपको करप्शन के केस नजर आएंगे। तो करप्शन का इदारा तो होना चाहिए, लेकिन जो कानून है वो इस किस्म का होना चाहिए जिससे कोई सियासी पार्टी जो है उसको इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना करे। जैसे कि इल्जाम लगता है कि मुशर्रफ ने ये नैब का इदारा बनाया इसीलिए था ताकि जो मुखालफिन है उनको टारगेट किया जा सके। तो अगर आज साहब ये कह रहे हैं या पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि नैब को इस वर्डिक्ट के बाद खत्म कर देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से उनको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि जब उनके पास वक्त था तो क्यों नहीं किया। उन्होंने तो कोई अमेंडमेंट भी नहीं की इसमें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इदारा रहे, लेकिन आपने कानून को अमेंड तो जरूर करना है। इसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कि हम कह चुके हैं कि नहीं है, बेल का हक इसमें नहीं है। जैसे आपने खुद कहा कि किसी भी स्टेज पर, चाहे वो इंक्वायरी स्टेज हो, इन्वेस्टिगेशन का स्टेज हो या रेफरेंस का स्टेज हो, ये स्वाबदी नैब के पास है। जिसको गिरफ्तार करना चाहते हैं कर लेते हैं, जिसको नहीं करना चाहते नहीं करते। इसीलिए बहुत सारे केसेस जिसमें आपको गिरफ्तारियां नजर आएंगी वो इस वक्त या तो पीपल्स पार्टी की होंगी या PMLN की होंगी। इक्का दुक्का लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि रूलिंग पार्टी है, जिनके लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसीलिए इस तरीके से चाहता है नैब, वो इसको इस्तेमाल करता है। बज़ाहिर तो ये कहते हैं कि हम एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, अगर आप देखें किस पर कितने केसेस बने, किसकी कितनी गिरफ्तारियां हुई है, तो उससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये इस वक्त एक आजाद हैसियत में तो नहीं ऑपरेट कर रहा है। तो इस कानून को आप जरूर बदलें। खासतौर पर ये जो अरेस्ट पावर्स हैं, ये जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में लिखा हुआ है कि किसी का फ्रीडम या उस लिबर्टी को आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। उससे आप खासतौर पर गैर जरूरी गिरफ्तारियों में मुझे जो एक इशू है ना, अब देखिए ये बड़ी जजमेंट को हम सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि एक प्रॉपर कहा जा सकता है ट्रू डेमोक्रेटिक उसमें लिखी गई है, फ्रेमवर्क में ये जजमेंट लिखी गई है। लेकिन फिर इसी तरह के हम दूसरे जजमेंट भी देखते हैं। मीर शकील रहमान साहब की आप लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट उठा के देख लें, वहां पर भी ये बड़ा वाजे था कि गैर जरूरी तौर पर उनको अरेस्ट में रखा है। ना वो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, ना अगर वो बेल पे बाहर आ जाए तो रिकॉर्ड में टेम्पर कर सकते हैं क्योंकि वो किसी ओहदे पर फाइज नहीं है, ना ही वो किसी तरीके से केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो उनसे पूछना था, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देनी थी या LDA से जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो नैब को तस्लीम करता है कि हमने ले लिए, लेकिन फिर भी उनको बेल नहीं मिलती। तो अब ये जो है, मुझे ये इनकंसिस्टेंसी जो नजर आती है ना कि एक ही नैब है, उसकी गिरफ्तारी का मामला है, हाई कोर्ट किसी और तरीके से एक केस में उसको देखता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें एक डिफरेंट तरीके से उस पर एक जजमेंट दे देता है। इस इनकंसिस्टेंसी से मुझे बड़ी परेशानी होती है और मेरे ख्याल से मुनीब मौजूद है, वो जरा बता दे क्यों ये है कि किसी गिरफ्तारी में उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, किसी में बेल दी जाती है तो उसको बड़े वाज़ेह अल्फाज में जस्टिफाई कर दिया जाता है। इस इनकंसिस्टेंसी के बारे में मुझे बड़ी परेशानी होती है। मुनीब, क्या लगता है आपको, जिस तरह से कहा जा रहा है कि नैब का इदारा ही खत्म कर दिया जाए, क्या ये ज्यादा वर्केबल सोल्यूशन है या ये ज़्यादा मौजू रहेगा कि कवानीन में कुछ तब्दीलियाँ, कुछ तरामीम करके उसको वर्केबल बनाया जाए और जो इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं जिनके ऊपर सवाल उठता है उसको थोड़ा सा किया जाए ठीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए,
आम तौर पर जो बेल के फैसले होते हैं यानी ज़मानतों के फैसले होते हैं वो बड़े कोइंसाइड से होते हैं। अदालत ने सिर्फ देखना होता है और इसके अंदर भी अदालत ने ये लिखा है कि बेसिकली ये जो इख्तियार है अदालत के पास ज़मानत देने का, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है और बड़े आसान अल्फाज में मैं समझा देता हूँ कि जो हम सीख पाए हैं अपने उस्तादों से, वो यही कि अदालत सिर्फ ये देखती है कि ज़मानत आपने उस सूरत में देनी है अगर आपने जो एक्यूज़ड है यानी जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, अगर उसकी प्रेजेंस आप अदालत समझती है कि सिक्योर्ड है, वो फ़रार नहीं होगा और ट्रायल अटेंड करता रहेगा, तो फिर जेलें ठूसना, लोगों को कैद में रखने का कोई तुक नहीं बनता। ख़ास तौर पर जहाँ पर ये फाइनेंशियल क्राइम्स वगैरह इन्वॉल्व हों, जहाँ पर तफ्तीश भी मुकम्मल हो चुकी हो, कुछ सामने भी एज सच को मटीरियल इंक्रिमिनेटिंग ना हो, तो अदालतों को शौक़ नहीं होता कि वो लोगों को पाबंद सलासल रखें। अब यहाँ इस केस के अंदर जो फ़र्क है वो ये है कि अदालत ने, गो के ये अदालत की तरफ से ही, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी जजमेंट्स हैं जिसके ऊपर अदालत ने डिस्करेज किया हुआ है कि बेल के फैसलों में मेरिट्स को नहीं देखना चाहिए, लेकिन जब इतनी मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा भद्दी प्रोसिक्यूशन हो और इतने बुरे तरीके से केस बनाया गया हो, यानी कि केस का कोई सिर पैर ही ना हो, आपने किसी को जो प्राइम एक्यूज्ड हैं आपने उनको जोड़ना है कंपनी के साथ, शुरू से लेकर आखिर तक आप उनको जोड़ नहीं पाते, फिर आप एक विटनेस ट्यूटर करते हैं, उसको भी कानून के ख़िलाफ़ उसको अप्रूवर बनाते हैं, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसको वायलेट करते हैं, एहतसाब अदालत को भी अपने साथ इन कनाइवेंस मिला लेते हैं और ये सारा जो मामला है उसको चलाते हैं। उसका नेट रिज़ल्ट क्या निकलता है? जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो सारी बात है, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल को अभी स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने एक किस्म का ट्रायल को फ़ारिग कर दिया है इस केस के अंदर, जो कि उन्होंने बता दिया कि इन्होंने किस किस स्टेज पर कौन कौन सी वायलेशंस की हैं नैब के इदारे ने। अगर उन वायलेशंस को देखा जाए, प्रोसीजर की हैं, वो मैकेनिज़्म की हैं और एक इंटेंट है, अगर उनको देखा जाए तो कोई भी पढ़ने वाला इस जजमेंट को 87 पेजेस अगर आप पढ़ें तो इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पूरा जो इस जजमेंट का जो कंटेंट है वो बाय एंड लार्ज सारा ही ऑपरेटिव पार्ट है। उसके अंदर इतना सब कुछ दिया गया है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वाकई वन कम्स टू थिंक कि ये शायद इदारा इतना रोग हो गया है, अलाउ मी टू से, और इट्स मार्ड विद करप्शन एंड बैड इंटेंट, और यहाँ पर पता नहीं किस किस्म की इंटरवेंशंस हो रही हैं, होती हैं, और ये प्रैक्टिस बन चुकी है कि इस इदारे को बंद ही हो जाना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, ये मेरी सोच हो सकती है, मैं समझता हूँ कि नैब इटसेल्फ इज़ अ डेन ऑफ करप्शन। वहाँ पर जो हालात रहे हैं और जो उसका हिस्ट्री रही है वो इस्तेमाल होता रहा है, और अदालत ने भी कह दिया वो इस्तेमाल होता है आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा मुनीब, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, क्योंकि सवाल ये भी उठता है, कहा जाता है नैब की जानिब से कि वाइट कॉलर क्राइम्स जब होते हैं तो उनमें फिर हमारे पास तफ्तीश का कोई जरिया नहीं है, हम इसी तरह से उनको हिरासत में लेके तो फिर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा ही फ्लिमजी आर्गूमेंट है कि ये हमारे पास, तो फिर आप केस बनाते क्यों हैं अगर आपको लगता है कि आप प्रूव नहीं कर सकते? अगर आपके पास, देखिए असूल क्या है, असूल ये है कि आपने किसी को के खिलाफ इल्ज़ाम है, आपने ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में फ़र्क क्यों रखा गया है अलीना? ये इसीलिए रखा जाता है ना कि आप पहले इंक्वायर करते हैं, उसको कॉल अप नोटिस देते हैं, बुलाते हैं, अपने पास जो मटेरियल है उसको देखते हैं, उसके जवाब सुनते हैं, फिर आप ये देखते हैं, और आप प्रोसिक्यूटर किस बात के होते हैं, आप नैब का इदारा है किस लिए, आप पहले ये देखते हैं कि भाई जो इल्ज़ाम है और जो हमारे सामने शवाहिद हैं, क्या हम इस बंदे को इसके खिलाफ कुछ प्रूव कर पाएंगे अदालत के सामने? अगर आप नहीं कर सकते तो फिर दो ही सूरतें, अगर आप, ये नैब ने बहुत से केसेस क्लोज करते हैं, क्या कहते हैं जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के खिलाफ है, शवाहिद ना होने की बिना पर केस क्लोज कर दिया गया। हाँ। तो ख्वाजा साद रफीक के जो केस है या ख्वाजा सलमान रफीक साहब का, आप ये देखें कि नैब को नहीं पता था कि इनको हम नहीं जोड़ पाएंगे पैरागॉन सिटी की ऑपरेशनल साइड से या उसके ऑपरेशन से, इनको पता था। इन्होंने जब विटनेस भी ट्यूटर किया 2 दफ़ा, एक दफ़ा करा के फिर आपने उसको विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसने जो बयान दिया वो इनके मतलब का नहीं था, फिर उसे कोर्स किया गया। हाँ। तो ये नैब को पता होता है। अब अगर ये काम करना है कि वाकई किसी की दुम मरोड़नी है, किसी का बाजू मरोड़ना है, किसी को ब्रो बीट करके कुछ कराना है, किसी की वफादारी तब्दील करानी है, तो 100 बिस्मिल्लाह, ये प्रैक्टिस ढीटों की तरह जारी रखिए, जारी रहेगी। लेकिन बड़ी मेजर ओवरहॉलिंग की जरूरत है, इंक्लूडिंग, अभी जो शहजाद बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग द लॉ इटसेल्फ, कानून में भी तब्दीली आनी चाहिए।
ये जो ड्रैकोनियन लॉ से कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप इसके अंदर को बेल का राइट ही आपने ट्रायल कोर्ट को नहीं दिया हुआ, सीधी बेल ले जानी पड़ती है। पहले तो 90 दिन का रिमांड है, उसमें तो बेल होती भी नहीं है किसी की। ठीक है, हसन निसार साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी हसन साहब। नहीं, सबसे पहले तो ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को मुबारक हो। एक बड़े जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर की औलाद हैं जिनको सुरखरू हुए। बहरहाल अच्छा रह गया ये नैब को बंद करना, तो ये मुझे सच्ची बात है ज़हनी माजूरी या ज़हनी अफलास लगता है। डेंटिंग पेंटिंग जहाँ जहाँ ज़रूरी है, जहाँ उसके डेंट हैं वो निकाल लो, जहाँ को पेंट उखड़ा हुआ है वो पेंट शेंट कर लो। जो अभी ये बात कर रहे थे मनीब साहब, उस सारी निशानदहियाँ बहुत हो चुकी हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे हो चुकी हैं, अदालत की तरफ से हो चुकी हैं। तो जब सूरत हाल तो सामने है, बैठो कर लो इसको ठीक। एहतसाब बहरहाल ज़िंदगी तो नाम ही एहतसाब का है, अल्लाह के दरबार में भी एहतसाब होना है। तो वो बन के क्या करोगे? नाम तब्दील कर लोगे, कहें कि बिल्डिंग्स इनकी ऑक्शन कर दोगे, आप क्या करोगे? तो इसी को ठीक ठूक कर लो। ये हमारा एटीट्यूड है कि जो चीज़ हाथ से निकल जाती है वो बंद कर दो, इसको बेच दो, इसको बंद कर दो, इसको बेच दो। पूरा मुल्क नहीं मैनेज हो रहा, फिर क्या करोगे? वो भाई ठीक करो उसको, जाहिर है सेल पे तो नहीं लगाना। बस जी, तकरीर खत्म। भट्टी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इस्तीफे का मुतालबा किया चेयरमैन नैब से। कहते हैं अगर ये जो जमानत की तफसीली फैसला पढ़ने के बाद कोई रिस्पेक्ट होती, शर्म होती तो इस्तीफा दे चुके होते और नैब का इदारा बंद हो चुका होता। ये जो लफ्ज़ शर्म है ना, इसको अगर हम मज़ीद वसी करें तो बहुत सारे इस्तीफ़े आने चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं देता चूँकि इस्तीफ़ा। इसलिए मैं नैब के सवाल पर ही रहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो ख्वाजा बरादरान पर फैसला है वो सर आँखों पर मैडम शेख। नैब की कमियाँ कोताहियाँ अपनी जगह मैडम शेख। नैब के अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, बिला इम्तियाज़ एहतसाब, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह मैडम शेख। सवाल ये है कितनी जजमेंट्स आ चुकी मैडम शेख, पिछले 8-10 सालों में कितनी मरतबा मेरी अदालतों ने नैब को डांटा, फातिहा पढ़ी, कहा कि मर गया है, कहा कि ये तबाही फेर रहा है, कहा कि ये इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहा है, कहा कि इसकी साख मजरू हो चुकी है, कहा कि इसका नाम मशकूक हो चुका है, कहा कि ये एहतसाब का अमल मशकूक हो चुका है। मगर फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या किया मेरी मुअज़्ज़ज़ अदालतों ने? कोई ऐसा गाइडलाइन क्यों नहीं दी? कोई ऐसी नैब को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई हसन निसार साहब वाला डेंट पेंट के वहाँ मिस्त्री मिलता है, वहाँ से मिस्त्री ला के डेंट करवा लो, वहाँ से पेंट मिलता है, वो पेंट ला के इस पे पेंट कर दो। जब अब आपने आपकी प्रॉब्लम ये है मैडम शेख कि जब इरशाद भट्टी बोलता है ना, जब इरशाद भट्टी बोलता है तो आपको बहुत सारे सवालात आ जाते हैं जो बाकियों के दरमियान भूले रहते हैं। मुझे सबके दौरान मैं उधर भी आ रहा हूँ, लेकिन मुझे सबके दौरान सवालात आ रहे होते हैं। नहीं मैडम शेख, मैंने मुनीब से भी उतने ही सवाल आपने मुनीब साहब से पूछा था, मुनीब साहब से पूछा ये सवाल कि पहले आपने नैब ख़त्म किया फिर नैब कवानीन में तब्दीली आप तजवीज़ कर रहे हैं, तो ये पहले नैब ख़त्म किया है कि तब्दीली करनी? ये आप उनसे पूछा नहीं, मेरे गरीब इरशाद भट्टी पे सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कितनी जजमेंट्स आ चुकी, कितनी जजमेंट्स आ चुकी, कितनी जजमेंट्स आ चुकी मैडम शेख? NDMA पे अदालत ने नोटिस लिया, PIA पे अदालत नोटिस ले चुकी है, कोरोना पे अदालत ने नोटिस लिया, हस्पताल, सेहत, पानी, तालीम, सब पे अदालतें नोटिस लेती है और गाइडलाइन देती हैं। चलो हम इससे निकल आते हैं कि ये अदालत का काम नहीं है, अदालत ने नहीं बताना, तो इसी फैसले में अगर कोई 2-4 जुमले और लिख देते तो वो भी अच्छा होता। लेकिन चलो इससे भी आगे अब आ जाए नैब से तंग, नैब से एलर्जिक, नैब को शर्म दिलाने वाले सियासतदानों पर आ जाएं। अब इस पर पता है पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में क्यों नैब और नैब कवानीन ठीक नहीं किए? पता है मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में क्यों नैब और नैब कवानीन ठीक नहीं किए? इस वजह से कि वक्त अच्छा था, सब कुछ मीठा मीठा था, इक्तदार की संगठन पर बैठे हुए थे, शुभ कामनाएं साफ थी, ये संगठन नहीं था,
ये जो छतरी अम्ब्रेला बारिश हम पे बरस रही थी, ये महफूज थे इस वजह से। अच्छा, वक्त बुरा आया। अच्छा, यही जरदारी साहब थे जो बिलावल साहब आज कह रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम पापा जानी क्या कहते थे, नैब चेयरमैन की क्या मजाल, क्या जुर्रत कि वो करे। और फिर डिप्टी डायरेक्टर के पास पेश हुए अदालतों में, डिप्टी डायरेक्टर है ये ब्रांच वाले जो होते हैं। अच्छा, जब ये इन्हीं पे वक्त बुरा आया तो बोले नैब और मईशत, जरदारी साहब बोले नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। अच्छा, जब नवाज शरीफ साहब पे वक्त था तो ये मिसाके जमहूरियत में था कि नैब को ख़त्म करना, भूल गए। इक़्तिदार आया, भूल गए। कहा करते थे पर काटने हैं, भूल गए। लेकिन जब बुरा वक्त आया तो कहने लगे अब हमने तो भुगत लिया है, नैब बाकी भी भुगतें, क्या करना ठीक करके। अल्लाह की कुदरत देखें इस मुल्क में, अल्लाह की कुदरत देखें इस मुल्क में कि मुल्ज़मान कह रहे हैं कि जो इदारा मेरी तफ्तीश कर रहा है वो ख़त्म कर दो। मुल्ज़मान कह रहे हैं, भाषण संघाषण पे, पार्लियामेंट में, बाहर अंदर, खत्म करो इस इदारे को। ये हमसे सवाल पूछता है। हमारा तो लुट्टो पुट्टो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आप ले आए यूरोप का नैब, ले आए अमेरिका बरतानिया के जज, ले आए नवाज शरीफ साहब के 3 रेफरेंस, हुदैबिया केस, टीटीओ वाला केस, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग 35 वॉल्यूम्स, ये लगा दें। इससे ज्यादा सजाएं ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी सारे केस छोड़ दें। मान लिया सारे जाली से, ये 4-5 केस जो मैंने गिनवाए हैं ये इनके आगे लगा दें। यूरोप का नैब, अमेरिका बरतानिया के जज, मान देख लेते हैं कैसे हो। ये सब बच जाए तो मुझे अच्छा छोड़ दें इसको। अब तहरीके इंसाफ, पता है इसका प्रॉब्लम क्या है, तहरीके इंसाफ में बात हो चुकी है कि नैब को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया तो ये ट्विटर पे चल पड़ेगा, सोशल मीडिया पे चल पड़ेगा कि आपने तो इंसाफ का इदारा ही खत्म कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ तो और जरदारी साहब ने मिसाके मईशत की दी, वो कि मिसाके मईशत कर लें तो इस वो कर लिया कि ये एक NRO करना चाहते हैं। ऐसे इमरान खान भी अपने नैरेटिव का कैदी हो गया। तहरीके इंसाफ राजी है, मुस्लिम लीग नून राजी है, पीपल्स पार्टी राजी है, ताजर राजी हैं, ब्यूरोक्रेसी राजी हैं, CPAC पे नहीं, कश्मीर पे नहीं, नैब पर सब मुत्तफिक हैं कि इसे खत्म कर दें या कुछ करें। तो करते क्यों नहीं? किसने रोका है? एक नैब कमेटी बनी थी, उस पे उसकी संजीदगी देखिए, 2-4 इजलासों के अलावा इजलास को नहीं हुआ। करें ना कुछ, इदारे बेहतर करने के लिए कानून साजी करनी नहीं, रोते रहना है, रोंदू सियासत। इलेक्शन कमीशन को बेहतर नहीं करना, इलेक्शन हो जाने बाद में रोते रहना, लुट्टे गए, फुट्टे गए, उजड़ गए। नैब को बेहतर अपने दौर में नहीं करना, इदारों को बेहतर नहीं करना, बाद में रोते रहना। हमारी इज्जतों पे हाथ डालता है इंतकामी काले कवानीन वाला नैब, खुदा के लिए। अब इसके बाद नैब खत्म करें, FIA खत्म करें, इसके बाद इदारे खत्म करें, क्योंकि खत्म ही करना है ना। और उसके बाद मुल्क दे दें ठेके पर, मुझे और हसन निसार साहब को एथोपिया की दे दें शहरियत, हम वहां जाके आलू और गोंगलू लगाएंगे, ये सारे इधर फिर से लुटें, ये बिल्डिंगें बेचें और मौजें करें। करना इन्होंने कुछ भी नहीं है। ये हम आपने सवाल करने हैं, ये खड़े कर दिए ना भट्टियों ने, ये तो हसन साहब ही आपसे पूछेंगे। इन्होंने कुछ भी नहीं करना। ये कुछ करने के काबिल होते तो आज ये भी ना रो रहे होते, हम भी ना रो रहे होते। ठीक है, मैं जरा मजहर अब्बास साहब का पॉइंट ले लूं इसके ऊपर। मजहर साहब, हुकूमत कहती है, शिबली फराज साहब कहते हैं, ये जो बिलावल भुट्टो साहब का नारा है या पुकार है कि नैब को बंद करो, ये इसका मतलब ये है कि कह रहे हैं कि जी हमें आवाम को लूटने से ना रोको, कोई ना पूछे हमें। देखिए, मेरी तकलीफ सिर्फ ये है कि मैंने पिछले 40 सालों में एहतसाब के नाम पर हमेशा करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए देखा है। इस एहतसाब ने करप्शन में इजाफा किया। आप उठा लें, उन जब अक्टूबर 1977 में सबसे पहले ये एहतसाब का नारा लगा था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और उसके बाद से आप तारीख उठा लें, इस एहतसाब के अमल ने सिर्फ करप्ट सियासतदानों को, करप्ट ब्यूरोक्रेसी को, इन सब को प्रोटेक्शन दी है, इनको बेल आउट किया है, इनको बरी करवाया है, इनको सियासी इंजीनियरिंग का आला बनाया है। आप उठा लें, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपको जो है गिनवा सकता हूं कौन कौन बचा है इस एहतसाब से और किस किस ने बचाया है इस एहतसाब से। मैं बिल्कुल बिलावल भुट्टो की इस बात से एग्री नहीं करता
चीज़ ये है कि चेयरमैन नैब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, बिल्कुल दे देना चाहिए था, उसी वक्त दे देना चाहिए था जब उनकी वीडियो सामने आई थी और उसका लिंक वज़ीर आज़म हाउस से जोड़ा गया था। उसके बाद तो उनका इखलाकी जवाब ही नहीं रहता था। लेकिन एहतसाबी इदारे को ख़त्म करने के लिए आप पहले कोई ऑल्टरनेट इदारे का रोड मैप तो दें। अपोजिशन और हुकूमत मिलके पहले कोई इदारे का रोड मैप तो बनाए, उसको डिस्कस करें। हमें भी पता चले कि वो नैब से बेहतर इदारा बनाने आप जा रहे हैं या नैब से बदतर इदारा बनाने जा रहे हैं। और फिर PMLN और पीपल्स पार्टी जब APC में बैठे तो मुश्तरका तौर पे माफ़ी मांगे कि उन्होंने जावेद इकबाल को नैब का चेयरमैन मुंतखब किया था और उससे पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी को नैब का चेयरमैन मुकर्रर किया था। इस पे माफ़ी मांगे, क्योंकि इन दोनों के इत्तेफाक राय से ही ये लोग बने हैं। इन दोनों के इत्तेफाक राय से ही इलेक्शन कमीशन तश्कील पाया है। इन दोनों के इत्तेफाक राय से ही नैब के कवानीन बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें तो ये खुद करते रहे हैं। तो सबसे पहले रोड मैप आना चाहिए। जब आप किसी इदारे को ख़त्म कर रहे होते हैं या उसके ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये है नए इदारे का रोड मैप, इसको सामने रखें और इसकी रोशनी में इस इदारे को इससे तब्दील कर दें। लेकिन महज ये कहना कि जी नैब को ख़त्म कर दिया जाए, ये बात बनती नहीं है। और इसलिए भी नहीं बनती है क्योंकि आपके पास वक्त, आपने ये काम नहीं किया। आज आप ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आप मुश्किल में हैं, तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए आप, अगर जिस तरह गवर्नमेंट भी कहती है वो भी इंटरेस्टेड हैं, वो अपना एक बताएं, प्लान बताएं, एक नया ऑर्डिनेंस लेकर आएँ या नई दस्तावेज लेकर आएँ। इसी तरह अपोजिशन दे। जब तक आप ये नहीं कह सकते आप आज नैब ख़त्म कर दें, फ़र्ज़ करें, फिर क्या होगा? क्या आपने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स को कभी भी इंडिपेंडेंट मजबूत बनाया है? इस सूबे में तो एंटी करप्शन का अफसर करप्शन में गिरफ्तार हो जाता है। तो आप कहां से जो है बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, सबको बिल्कुल ब्लैंकेट जो है वो हो। और है मुझे तो तकलीफ इस बात की होती है जब बहुत से लोग बरी होते हैं जिनके बारे में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि वो बरी नहीं होने चाहिए। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को 1.5 साल रखने पर नैब की मजम्मत करता हूं और मैं आज भी समझता हूं कि नैब फेस को देखती है, केस को नहीं देखती। मैं ये साबित कर सकता हूं कि नैब फेस को देखती है, केस को नहीं देख सकती। मैं ये साबित कर सकता हूं कि ऐसे करप्शन के केसेस जिन पर नैब ने कभी नजर नहीं डाली, इसलिए कि वहां फेस बड़ा स्ट्रांग था, उस फेस की तरफ वो देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने वो केस नहीं खोला, इसलिए उन्होंने उस केस पे तहकीकात नहीं की। तो मैं नैब के पूरे स्ट्रक्चर से इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन जब आप किसी को ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं तो उसका ऑल्टरनेट पहले पेश करते हैं, फिर ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद दूसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। जी, तो हर साल की तरह इस बार भी चांद पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने चांद नज़र न आने का ऐलान किया और उन्होंने ये ऐलान किया कि मुल्क में यकम ज़िलहज आज होगी, जबकि ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ते को होगी। लेकिन फवाद चौधरी साहब जिन्होंने ऐलान किया था कि जुमे को ईद होगी, वो अपने मौके पे अभी भी कायम है और कहते हैं कि ज़िलहज का चांद हो चुका है नमूदार। अब हर बार की तरह ये तनाज़ा और झगड़ा खड़ा हो गया है। अवाम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करें। तो हमने अपने एनालिस्ट से ये पूछना है कि मुल्क में हर साल ये जो चांद पर तनाज़ा खड़ा हो जाता है और बल्कि 2 दफ़ा होता है साल में खड़ा, तो इसका हतमी हल क्या होना चाहिए? ओपन ऑप्शन है सबके पास। क्या लगता है आपको हसन निसार साहब? देखिए, खालिस्तान एक साइंटिफिक सी बात है, टेक्निकल सा मसला है, इसको आप साइंस के हवाले करो। बाकियों का क्या काम है? ये 1.5 ईंट की मस्जिदें बना के बैठ जाते हैं। अच्छा, हमारे भी नसीब अजीब है वैसे, खुदा की कसम शर्म आती है। पहुंचने वाले चांद पे पहुंच गए, यहाँ यही रौला नहीं खत्म होने में आ रहा, यही ड्रामा नहीं खत्म होने में आ रहा कि जी नजर आया कि नहीं आया। लुक एट द डिफरेंस। वो बंद करो भाई, ये जिनका काम है उनको करने दो। आप आ जाते हैं पकड़ के
दिहाड़ियाँ लगाने, पता नहीं क्या कौन क्या करते हैं। ये मुजस्समा तोड़वा दिया है, पता नहीं वो सदियों पुराना कह दिया है इसको तोड़ो वरना तुम्हारा निकाह टूट जाएगा। सुभान अल्लाह। जिनका काम है उनको सुपुर्द करें, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और आपको लगता है ये साइंसी काम है? अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, कुरान पाक में है कि लागर ऊंटनी और कश्तियों पे बैठ के आओ। कोई इज्तिहाद नहीं हुआ, लेकिन अब कोई कश्ती और लागर ऊंटनी इस्तेमाल नहीं करता। लागर से मुराद यहां कमजोर नहीं है, उसका मतलब है स्मार्ट, तेज रफ्तार ऊंटनी। खत्म हो गई बात। ये कहां लिखा है भाई? देखना जरूरी है। इसीलिए हमारी ट्रेजेडी ये है, हम फ्रीज हो चुके हैं सदियों से। ये प्योरली 100% वो पहुंच गए हैं ना ऊपर, चांद देखे बगैर ही पहुंच गए, चांद पे लैंड कर गए। वो मरीख तक दौलतियां झाड़ रहे हैं, इधर बैठे हैं आप। हमारा आई एम सॉरी, चलें। मजहर अब्बास साहब। अच्छा, वैसे आज आप भी अगर यहाँ बहुत से लोगों से पूछें तो वो आज भी यकीन नहीं करते कि हम चांद पर पहुँच गए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे हुकूमत फैसला करे, यानी ये हम जैसे ही है ना, रूह-ए-हिलाल कमेटी भी और ये वफाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी, दोनों हुकूमत के इदारे हैं ना। तो हुकूमत एक फैसला करे कि जी ये इदारा या किसी काम का नहीं है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लिहाजा अब जो है जो वफाकी जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। या आप फवाद चौधरी को रोक दें, आप जिस तरह रूह-ए-हिलाल कमेटी के ज़रिए आप चल रहे हैं, चलते रहें। उसमें कौन सा इत्तेफाक राय हो गया था आपका? वो पोपल ज़ईद तो हर मरतबा 2 ईद मनाते थे, हम तो अयूब खान के ज़माने से 2 और 3 ईदें मना रहे हैं। तो कौन सा आपने उस पर कोई इत्तेफाक राय हुआ? कभी हमारे मजहबी रहनुमाओं ने इत्तेफाक राय किया इस चीज़ पर? हमेशा तनाज़ा रहा है, कल भी तनाज़ा रहा था, आज भी तनाज़ा रहा है। इसको कभी हल करने की कोशिश नहीं की। तो हुकूमत फैसला करे ना। मेरा ख्याल है हुकूमत खौफज़दा है कि वो रूह-ए-हिलाल कमेटी कैसे ख़त्म करे। जिस तरह और बहुत से मामलात में वो फ़ौरन उठा के इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेज देते हैं, खुद फैसला नहीं कर पाते। बाकी सब चीज़ों में इमरान खान बहुत आगे होते हैं, वज़ीर आज़म फौरी तौर पे फैसला कर लेते हैं। यहाँ आके ज़बान बंद हो जाती है। तो रियासत फैसला करे ना, एक फैसला करे, उस पर कायम हो। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? मजहर अब्बास साहब की राय है कि रियासत फैसला करे, आपकी क्या राय है? देखिए मैडम शेख, मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह इस मुल्क में मसाइल को हल किया जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये चांद देखना ही छोड़ दें। जब हम चांद देखना छोड़ देंगे तो चांद का मसला ही नहीं रहेगा। तो जो आखिरी 5 तारीखें हैं चांद की और पहली चांद की 5 तारीखें, इस पर पाबंदी लगा दें कि जो ऊपर देखेगा उस पर टैक्स लगेगा, और ऊपर देखकर जो खंगेगा, एक्स्ट्रा खंगेगा, उस पर डबल टैक्स लगेगा। हमारी बदनसीबी देखिए कि हमारे मसाइल बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े हमारे मसाइल, हमारी रात तकते तकते बूढ़े हो गए हैं। हसन साहब ने जैसे कहा पहले पैदल हज होता था, आज इनको भेजें पैदल के यहाँ से जाएं सऊदी अरब। चलो फिर ऊँटों घोड़ों और खच्चरों पर होता था, भेजें खच्चरों ऊँटों घोड़ों पर। अच्छा, फिर बहरी जहाज़ पे होता था, इनको जहाज़ों से उतार कर वो बहरी जहाज़ में बिठाएं। अच्छा, नेज़ों तीरों तलवारों से जंग लड़ी जाती थी, ये छोड़ दें असला वसला, हर बंदा अपना तीर कमान लेकर फिरता रहे और दुनिया को फतह कर ले। और फिर दूसरी बात यह है कि कैसा मुल्क है, क्या बदनसीब हैं हम लोग, क्या कौडू हमारे कौडी कर रहे हैं हमारे ऊपर बैठकर। ये जिनके हम रोज बयानात पढ़ के सुनाते हैं, शर्म करें तो फलाना करें। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो रहा, नैब बंद कर दिया जाए। टूरिज्म प्रमोट नहीं हो रहा, पीटीडीसी के तमाम मुलाजमीन निकाल दिए जाएं। स्टील मिल खसारे में है, बंद पड़ी है, मुलाजमीन को तनख्वाहें देते जाओ और कोई बिजनेस प्लान नहीं, कोई बहाली प्लान नहीं लोगों। अच्छा, पीटीवी खसारा में है, कभी 35 से 100 रुपए फीस कर दो, कभी मुलाजमीन को निकाल दो। अच्छा, पीआईए हम तो हैं ही जाली, बंद ही कर दो। अच्छा, रेलवे 72 सालों में फाटक ही नहीं लग रहे, जो फाटक लगे हुए हैं वो खुल नहीं रहे वक्त पर, जो खुल रहे हैं वो बंद नहीं हो रहे। अच्छा, सुना है मैंने पीटीवी में माली टाइपिस्ट जो हैं, माली टाइपिस्ट
वो प्रोड्यूसर बन गए। इसी तरह सियासत में माली टाइपिस्ट जो हैं वो हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, एक अजान नहीं, एक खुतबा नहीं, एक ईद का मसला, एक चांद का झगड़ा। रमज़ान से 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब का कैलेंडर मेरे हाथ में होता है मोबाइल पर कि ये इतनी रोज़ों की ईद, हमारे लगे होते हैं दूरबीनें, मुझसे 6 फुट लंबी दूरबीन। अच्छा, अब मैं, ये मसला किसका है? हुकूमत का। हुकूमत किसकी है? इमरान खान साहब की। दोनों इदारे किसके हैं? इमरान खान साहब के। ये प्रॉब्लम किसकी है? ये जो क्या कहते हैं, एक फवाद चौधरी बेचारा थोड़ा इसमें रुलता रहे, लेकिन है क्या? अब मुफ्ती साहब, मेरे मुफ्ती साहब, प्यारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, साइंस से मदद लेने में क्या हर्ज है? जिस दूरबीन से आप देखते हैं वो साइंसी, जो आपने ऐनक पहनी हुई है वो साइंसी, जिस घड़ी से आप टाइम देखते हैं वो साइंसी, जिस मोबाइल पर आप चांद की शहादतें लेते हैं वो साइंसी, जिस माइक पर बोलते हैं आप वो साइंसी, जिस टीवी के जरिए आप हमें आगाह करते हैं वो साइंसी। अगर ये सारी साइंस की पैदावारें आपने लेफ्ट राइट रखी हुई हैं तो साइंस मिनिस्ट्री से की भी थोड़ी सी मुशावरत कर लें, दोनों मिलकर बैठ के कर लें। लेकिन चूंकि वजीर आजम साहब हमारी हुकूमतों, पिछली, अगली और आने वाली हुकूमतों का ये वतीरा रहेगा कि पहले मसले को पाल पोस कर बड़ा करो, जब वो कौडू से आलम चना बन जाए फिर कभी उसकी टांग पकड़ो, कभी गिट्टे से लटक जाओ, कभी माफिया मांगो, कभी पांव पड़ जाओ। तो ऐसे ही है। खुदा के लिए, अल्लाह के नाम पर दुनिया कहाँ पहुंच गई है, किधर चली गई है? कभी हमारा जब आप कहते थे ये माइक, ये लाउड स्पीकर जो गैर शरई है, आज इसी में सारे खुतबे हो रहे हैं। टीका लगाना गैर शरई है, आज हर कोई टीका लगा रहा है। गोलियां गैर शरई हैं, आज हर कोई गोलियां खा रहा है। ऑपरेशन करवाना गैर शरई है, आज हर कोई ऑपरेशन करवा रहा है। वलायत जाना गैर शरई है, आज हर कोई वलायत जा रहा है। किसी से मिलना गैर शरई है। वो शहजादा चार्ल्स और वो जो डियाना है आपकी बादशाही मस्जिद फिर के जा चुके हैं, वो कहाँ पहुँच गए, हम कहाँ पहुँच रहे। ए चांद तुझे सलाम, ए मेरे चंदा मामू तुझे भी सलाम। ठीक है, इसके ऊपर जरा ब्रेक में बात करते हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुनीब और शहजाद का कमेंट शामिल करेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं कि मुल्क में हर साल दोनों ईदों पे ये चांद का जो तनाज़ा खड़ा हो जाता है, इसका हल क्या निकाला जा सकता है। ब्रेक से पहले हमने बात की भट्टी साहब, हसन निसार साहब और मजहर साहब से। मुनीब, अब आपका कमेंट चाहते हैं। दोनों जो इदारे हैं वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताती है जी साइंसी बुनियाद पे क्या होना चाहिए, रुयत हिलाल कमेटी का भी काम यही है, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर कैसे किया जाए? देखिए, एक तो बात यह है कि फवाद चौधरी साहब के हक में दलाइल बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी वज़नी दलाइल हैं। फवाद चौधरी साहब जो बात कहते हैं उस पर बड़ा वज़न है। यहाँ तक तो बात मुझे समझ आती है, और जो वो जब कह रहे हैं कि साइंसी तौर पर आप इसे एवेल्यूएट कर लें कि अगर आज चांद दिखेगा तो वो 2 दिन का चांद होगा, यानी चांद की दूसरी तारीख होगी। कल चांद बादलों के पीछे था, उन्होंने कहा कि साइंसी तौर पर कल चांद था। अब ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त हो गई, लेकिन हमारे मुल्क में एक जो बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो मजहबी तबका है, मुझे उसकी तादाद तो उसकी एक ख़ासी है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अभी आप हुकूमत की बात भट्टी साहब कह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत है। देखिए, कोई भी हुकूमत ये इनसे ऑकवर्ड नहीं हो सकती। वैसे तो हुकूमत का काम है, अगर साइंस ने तरक्की कर ली है और बड़े अच्छे दलाइल सब ने दिए हैं, तो हुकूमत का काम है कि भाई रुयत हिलाल कमेटी इसके साथ इसका हिस्सा बन जाए इस पूरी एक्सरसाइज का, लेकिन कोई बाकी तुक नहीं बनता। लेकिन वो मजहबी आर्गूमेंट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि नहीं जी, चांद का दिखना ज़रूरी है। अब मुझे नहीं पता, मेरा इल्म इस मामले में मेरा साथ नहीं देता, मुझे नहीं पता। ये हसन साहब ने जिस तरह फरमाया है, मैं उनकी बात को बोरो कर लेता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपने चांद को देखना। अगर वो उनके पास मुझसे बेहतर नॉलेज है इस हवाले से, मैं उनकी बात को बारो। अगर ये वाकई नहीं लिखा हुआ कहीं पे कि चांद को देखना ज़रूरी नहीं है, और साइंसी तरीक़ों के ऊपर साइंसी तरीके अपनाने से और जो बाकी दलाइल दिए गए हैं उन पर कोई एतराज़ नहीं है, तो मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब की बात में वज़न है। और इस एक्सरसाइज को ही अगर अडॉप्ट किया जाए तो हम तरक्की भी कर सकते हैं और शायद ये मसला भी हल हो सकता है। बाकी हसन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि वो कोई मरीख पे जाके दुलत्ती झाड़ है, तो देखिए दुलत्ती तो हम भी झाड़ रहे हैं, सिर्फ जगह का फ़र्क है ना। मतलब वो कहीं और जाके झाड़ रहे हैं, हम यहाँ लोकली झाड़ रहे हैं, तो दुलत्तियों का फैक्टर तो कॉमन है। वाह,
अच्छा ठीक है, शहजाद इकबाल बहुत अच्छे साहब। मुनीब साहब, बहुत अच्छे। जी देखिए अलीना, सबसे पहले तो आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि साल में 2 दफा ये मसला आता है। वैसे तो इस्लामी कैलेंडर में भी 12 महीने, लेकिन बाकी 10 माह किसी को नहीं खबर होती कि कब पहली हुई है कब दूसरी है, कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता है। रूयत हिलाल अपना करता रहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई इस बात नहीं करता। ये ईद की वजह से हम देखते हैं कि इख्तलाफ होता है। बड़ी अजीब सी बात है कि आज इस दौर में बैठ के हम इस बातों पे लड़ रहे होते हैं। और आप देखें जितने इस्लामी ममालिक है वहां पे भी देख ले बाकायदा एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वहां पे मुकम्मल तौर पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास है ये, लेकिन जो कमरी कैलेंडर जिसका फवाद चौधरी साहब ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर, ये दुनिया के हर मुल्क में इस्तेमाल होता है, हर इस्लामिक मुल्क में इस्तेमाल होता है। उससे भी वो देखते हैं और चांद की रुयत भी करते हैं। तरीका होता है, रुयत भी करते हैं और कैलेंडर भी अपनी जगह पे मौजूद होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो कैलेंडर बिल्कुल ठीक साबित होता है। लेकिन अगर कहीं ऊपर नीचे हो भी जाए तो इस किस्म का इख्तलाफ नहीं होता जैसे हमारे यहाँ ये इख्तलाफ पिछले 4 दिहाइयों से हो रहा है। और ये रूयत हिलाल कमेटी बनाई इसलिए गई थी कि इस इख्तलाफ को खत्म किया जाएगा। ऐसा ना हो कि एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में, मतलब पाकिस्तान की हदूद में 2 से 3 ईद मनाई जा रही हो। लेकिन बदकिस्मती से रूयत हिलाल कमेटी को तो खुद ये सवाल करना चाहिए कि आप इस इख्तलाफ को खत्म करने में नाकाम रहे। आज भी मुल्क में आपके होते हुए 2-2 ईदें मनाई जाती हैं। और ये अभी जो शवाल का चांद, जो ईद का चांद था, ईद उल फितर का चांद था, जरा देखिए कोई सवाल तो करे रूयत हिलाल कमेटी से कि ये सबको पता था कि चांद 8, 8:15 के बाद नहीं नजर आ सकता है, चाहे आप जो भी कर लें। ऐलान कितने बजे किया था? 10:15 बजे रात को ऐलान हो रहा है, जब तरावियां खत्म हो गई उस वक्त ऐलान किया गया कि चांद नजर आ गया। अब कोई अल्लाह का बंदा उनसे पूछे तो सही कि साइंटिफिकली आपको भी पता है कि मगरिब के बाद ये चांद 15-20 मिनट, आधा घंटा नजर आएगा, 8, 8:15 तक आ जाएगा। आप 10:15 बजे आके कौम को बता रहे हैं कि कल ईद है। कोई पूछे तो सही उनसे कि क्या करते हैं आप बैठकर, क्या वजह थी कि 2 घंटे तक आपको, आप एक कमेटी पे बैठ के 2 मिनट का ऐलान है, आप आके करते हैं कि चांद नजर आ गया। शहादतें अगर मिली होंगी 8, 8:15 बजे मिली होंगी, आप 10:15 बजे आके ऐलान क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आई थी उस बात की मंतक। मैं चाहता था कभी मुफ्ती मुनीब साहब टाइम दे प्रोग्राम पे तो ये सवाल मैं उनसे पूछूं। लेकिन जहां तक देखिए ये दूसरे बात है रोहित के हवाले से, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम किया था, तफसीलन रिसर्च की थी इस पे, जो हदीस है वो तो बड़ी वाज़ेह है और इसका मफहूम ये है कि आपने चांद को देखना है, यानी कि उसकी रोयत करना जरूरी है। और हदीस तो इतनी भी वाज़ेह है कि अगर आपको 29वें रोजे को चांद ना नजर आए तो आप 30 रोजे रख लें। अगर आपको लगता है कि आसमान में बादल है, मतलब साफ नहीं है, तो फिर आप वैसे भी 30 रोजे रख लें। लेकिन देखिए अब ये देखना पड़ेगा ना रोहित से मुराद क्या थी, कि उस वक्त तो जब ये हदीस आई थी उस वक्त तो टेलीस्कोप भी नहीं था। मुझे जवाब प्लीज मुकम्मल करने दीजिएगा। उस वक्त तो टेलीस्कोप भी नहीं थी। अब हम टेलीस्कोप का सहारा लेते हैं और टेलीस्कोप के जरिए चांद को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए टेलीस्कोप आपको बादलों के पार नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आपको पता है कि साइंसी एतबार से ये पता चल गया है कि चांद बादलों के पार है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, हम आपको सैटेलाइट इमेजेस के जरिए दिखा देते हैं कि यहाँ पे चांद है, तो फिर आप ईद क्यों नहीं कर रहे थे? तो बेसिकली ये सवाल जो उठता है रोहित हिलाल कमेटी से, और इस पे चाहिए कि बाकायदा इस्लामी नजरियाती काउंसिल हो या कैबिनेट डिसाइड करे कि जब आप पहले आंख से देखते थे, आंख से आप टेलीस्कोप पे चले गए, अब आपको पता है बादलों के पार चांद है जो कि आप सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देख सकते हैं और आपको पता है कि वो मौजूद है, तो सैटेलाइट इमेजेस का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? क्या जरूरी है कि आपने आंख से देखना है या उस इमेजेस के जरिए भी आप देख सकते हैं? तो मेरे ख्याल से इस पे बहस होनी चाहिए मतलब, और अभी फिलहाल बाकी सबकी तरह आपको भी यही लगता है? एक जुमला, फिलहाल सोल्यूशन ये हो सकता है कि रोहित हिलाल कमेटी की अगर ये बात है कि यार हमने अनाउंस करना है, मुझे तो मुफ्ती मुनीब साहब का यही चक्कर नजर आता है, वो कहते हैं अनाउंसमेंट मैंने करना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को चाहिए कि वो पूरी तरीके से अपने साइंसी आलात से उनकी मदद करे, उनको इन्फॉर्मेशन जितनी दे सकती है उनको बताएं और अनाउंसमेंट रोहित हिलाल से करवा दें। ये फिलहाल सोल्यूशन नजर आता है इसका। अच्छा ठीक है, मतलब हमारे सारे एनालिस्ट को ये लगता है कि साइंसी जो दलाइल है उनमें ज्यादा दम है, लेकिन मजहर अब्बास साहब ने कहा है कि जी रियासत को इसका फैसला करना चाहिए और दोनों जो इदारे दरमियान में बिठा के मीडिएट करना चाहिए कि होना क्या चाहिए। यहाँ पर ये भी मेंशन करते चले क्लोज करने से पहले प्रोग्राम कि रावलपिंडी में जो वाकया हुआ है, एक बेटे ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया और इतनी बुरी तरह से मारा पीटा है, हाईली कंडेमेबल। वज़ीर आला पंजाब ने इसका नोटिस ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात।